चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक आपको क्या बताया गया था? लास्ट क्लास मैंने आपको अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताया था, आपको फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बताया था, फिर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग बताया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बताया था, फिर आपको एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग बताया था, फिर आपको डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग बताया था। मैंने अकाउंटिंग के बारे में सब कुछ बता दिया कि अकाउंटिंग क्या होता है। आपको डेफिनेशन सबसे पहले याद करना पड़ेगा, हमेशा डेफिनेशन आएगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing and interpretation of financial statement is known as your accounting। अगर कोई तुमसे पूछे कि सर व्हाट, अब आ गया मेन टॉपिक, सबसे मेन टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, बुक कीपिंग बेस ऑफ अकाउंटिंग। सर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? कोई तुमसे पूछे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? सर व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग? सर बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, ओनली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है चीजों को कीप करना, मतलब एक साथ इकट्ठा करना, चीजों को रिकॉर्ड करना, चीजों को सम्मिलित करना, इसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। लेकिन अकाउंटिंग क्या है सर? ब्रॉडर टर्म देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से ब्रॉडर टर्म क्या है सर? अकाउंटिंग। आइए पढ़ते जा, देखिएगा पेज नंबर आपका नेक्स्ट पढ़िए। bookkeeping is the art of recording the transaction in the book of account। मतलब अगर तुमसे पूछे खाली बुक कीपिंग, बोलना ओनली रिकॉर्डिंग। बट इन केस ऑफ अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्डिंग इज देयर फंक्शन। देयर फंक्शन इज आइडेंटिफाइंग, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग। all the essential functions of accounting or sorry all the essential function are done with the help of accounting। accounting की मदद से हम सारे काम कर लेते हैं। लेकिन बुक कीपिंग का मतलब केवल क्या होता है सर? रिकॉर्डिंग। कोई तुमसे पूछे बुक कीपिंग क्या है, बोला रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज बुक कीपिंग। बट अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म देन बुक कीपिंग। सर क्या अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ जाता है? हाँ सर, अकाउंटिंग में तो रिकॉर्डिंग करते ही हो तुम, लेकिन क्या बुक कीपिंग के अंदर अकाउंटिंग आएगा? नहीं। बुक कीपिंग का मतलब केवल रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग के साथ और भी बहुत कुछ होता है। तो इसको अगर मैथ के टर्म में मैं बोलूं तो बोलूंगा सर ये बुक कीपिंग है, तो ये क्या है सर? अकाउंटिंग है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुक कीपिंग इज अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ सुपरसेट ऑफ बुक कीपिंग। सेट, जब सेट ऑफ फंक्शन जब पढ़ाएगा तो देखिए इससे क्या बताएगा आपको। ये अकाउंटिंग क्या ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर बुक कीपिंग कैसे अकाउंटिंग के अंदर आता है। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग के अंदर आता है। अब समझाया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। अगर बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट, ओनली दोज ट्रांजेक्शन which bear a monetary value are recorded। it is the first step of accounting। ये क्या है? अकाउंटिंग का पहला स्टेप है। या अगर तुमसे पूछे बुक कीपिंग क्या है, बोला रिकॉर्डिंग, और इट इज द फर्स्ट स्टेप। क्या है सर? फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है सर? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। its main purpose is record keeping और maintain the book of account। इसका मेन पर्पस क्या है सर? रिकॉर्ड करना। हाँ, चीजों को इकट्ठा करना कि इसके बारे में कोई मेरे से पूछे कि इसका रिकॉर्ड कहाँ है, मैं रिकॉर्ड दिखा सकूं। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज ओनली द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। But in a case of accounting, only recording is not is a function. There is a more than recording is a function of accounting. Recording, classifying, summarizing and interpretation is a function of accounting. But in case of bookkeeping, only recording is the main function of bookkeeping। It should be not be confused with accounting। Difference between the two is following। इससे कंफ्यूज मत होना बुक कीपिंग अकाउंटिंग। अब समझ आ गया? क्लियर? सर अंतर पढ़ लेते हैं। इट स्कोप क्या है सर? इट इज कंसर्न ओनली विथ रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इट आल्सो इंक्लूडिंग द क्लासिफाइंग। आल्सो इंक्लूड का मतलब सर रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड आल्सो कम्युनिकेटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ यूजर्स। सर स्टेप क्या है सर? इट इज द प्राइमरी स्टेज। क्या है? प्राइमरी मतलब फर्स्ट स्टेज है। सबसे पहले शुरुआत इससे ही होती है, किससे? रिकॉर्डिंग से। इट इज द सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग क्या है सर? रिकॉर्डिंग के बाद अकाउंटिंग चालू होता है। अगर तुमसे पूछे सबसे पहले क्या होता है, बोला सबसे पहले बुक कीपिंग होता है। क्या होता है
सर बुक कीपिंग के बाद क्या होता है सर? अकाउंटिंग होता है। क्या होता है सर? अकाउंटिंग के बाद क्या होता है सर? ऑडिटिंग होता है। क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है सर? बुक कीपिंग का मतलब हो गया सर, बुक कीपिंग हो गया, उसके अंदर क्या? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, एनालाइजिंग, ये सब करेगा। ये सब जब हो गया, अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया, तब क्या चालू हो जाएगा सर? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को वेरीफाई करता है क्या ये सही है कि गलत है। क्योंकि तुमको बोला जाए तुम अपनी कंपनी का प्रॉफिट बताओ, कभी तुम सच्चाई प्रॉफिट बताओगे? यू ऑलवेज से दैट आई हैव अ मिनिमम प्रॉफिट। तुम लोगों के सामने कम प्रॉफिट शो करोगे, हाँ, या तो विंडो ड्रेसिंग में ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे, इसके बाद तुम्हारा इन्वेस्टर मिल जाए, तुम्हारे तुम पे कोई पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो तुम जो करोगे मैनिपुलेट करोगे। क्या करोगे? मैनिपुलेट करोगे, विंडो ड्रेसिंग करोगे, जो अपने वैल्यूएशन को बढ़ा दोगे, घटा दोगे, कुछ कर दोगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, हर कंपनी को तो मैं वेरीफाई नहीं कर दूंगा, कंपनी को ही बोला है कि आप अपना खुद का एक ऑडिटर अपॉइंट कीजिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसको बुलाइए अपने कंपनी में, उससे ऑडिटिंग करवाइए और लास्ट में उसका सही करवाइए, तब जाकर टैक्स सेवा करिए। मतलब ऑडिटिंग बिना किए वो कंपनी कोई काम नहीं कर सकता, उस कंपनी का, उस रिकॉर्ड का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऑडिटिंग करना मैंडेटरी है, उसके बाद कोई काम होता है। तो बोला जाएगा सर क्या स्टेप है सर? फर्स्ट स्टेज इज बुक कीपिंग, सेकेंड स्टेप इज अकाउंटिंग, एंड थर्ड एंड द फाइनल स्टेज इज ऑडिटिंग। याद रहेगा, सिंपल वर्ड था। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। फिर बोला जाएगा सर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। सर इसका काम क्या है सर? मेंटेन करना रिकॉर्ड को, ये रिकॉर्डिंग को मेंटेन खाली करता है। इसका काम क्या है सर? प्रॉफिट जानना कि कितना लाभ और कितना हानि है। अकाउंटिंग तुम क्यों करती हो सर? हिसाब कर बताइए ना, मेरा लाभ हानि, मेरा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता करने के लिए, कि मैंने इतने का माल बेचा, इतना रुपया खरीदा था, इतना खर्चा लगा, इतना ये लगा, इतना वो लगा, फाइनल मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, किसकी निकालते हो तुम? अकाउंटिंग से। और सब बुक कीपिंग से क्या करते हो? खाली तुम रिकॉर्ड रखते हो, बिल इकट्ठा करके रखे हो कि इसका ये बिल, उसका वो बिल, इसका। अच्छा, जब तक बुक कीपिंग नहीं हो क्या अकाउंटिंग चल पाएगा? अकाउंटिंग बिगेन व्हेन बुक कीपिंग एंड, एंड ऑडिटिंग बिगेन व्हेन अकाउंटिंग एंड। सर अकाउंटिंग कब चालू होता है? जब बुक कीपिंग खत्म हो जाए। जब तक रिकॉर्डिंग नहीं है आपके पास, क्या अकाउंटिंग कर पाएंगे? योर अकाउंटिंग कैन नॉट बी बिगिन एट, कैन नॉट बी स्टार्ट बिफोर द एंडिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक रिकॉर्डिंग आपका अंत नहीं होगा, तब तक अकाउंटिंग चालू नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग ही नहीं है तो क्लासिफाई कैसे करोगे? पहले रिकॉर्डिंग तो चाहिए आपके पास ना, रिकॉर्डिंग होगा तब जाकर उसको क्लासिफाई, फिर तुम समराइज, फिर एनालाइज, फिर इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन करोगे ना। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? बुक कीपिंग, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल और मॉनेटरी एक ही होता है। फिर सर अकाउंटिंग आ गया, अकाउंटिंग चालू हो गया। सर ऑडिटिंग कब चालू होगा? जब आपका अकाउंटिंग खत्म होगा, जब आप बोलेंगे हाँ मेरा काम कंप्लीट होगा, चेक करने की। जब तक बच्चा कंप्लीट कॉपी नहीं दिया, चेक कैसे करेगा? वो जब कंप्लीट कॉपी कर लिया है, सब कुछ कर लिया, तब चेक होता है। तो जब तक अकाउंटिंग एंड नहीं होगा, ऑडिटिंग बिगिन हो पाएगा? तो ऑडिटिंग कब बिगिन होता है? जब अकाउंटिंग एंड होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए फिर लास्ट स्टेप पढ़ लीजिए। पूरा नेचर क्या है इसका? रूटीन एंड क्लेरिकल। ये क्या है सर? रूटीन वर्क है और क्लेरिकल वर्क है। बुक कीपिंग का काम कोई बड़ा डिग्री नहीं चाहिए आपको खाली बिल इकट्ठा करना है। जो किसी भी कंपनी में क्लर्क जो होता है, क्लर्क जो बिल को इकट्ठा करके रखता है, वो क्लेरिकल जॉब है। बैंक में भी क्लर्क का जॉब होता है, जो सारे कागज पत्रों को एक साथ इकट्ठा करता है, वो होता है बुक कीपिंग। सर अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? उस बुक कीपिंग के रिकॉर्ड को वो कंप्यूटराइज में एंट्री करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे सर एंड। वो क्या कर रहा है? वो अकाउंटिंग का काम कर रहा है। और जो उस अकाउंटिंग के काम को चेक करने मैनेजर आता है, हाँ, जो ऑडिटर आता है, उसको बोलते हैं सर ऑडिटिंग का काम करता है। ऑडिटिंग के लिए क्या होना चाहिए सर? डिग्री सीए का, यू मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर अकाउंटिंग के लिए यू मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द स्पेसिफिक अबाउट द टैली, अबाउट द वर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यू मस्ट बी ग्रेजुएट होना पड़ेगा आपको। और सारे अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको अकाउंटेंसी पता होना चाहिए, टैली मार्किंग होना चाहिए आपको, ईआरपी नहीं आना चाहिए आपको, और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब तक आपको रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो लेकिन बुक कीपिंग के लिए कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको अकाउंट्स का होना चाहिए, कॉमर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। 11th-12th पढ़ने के बाद लोग बुक कीपिंग चालू कर देता है। बुक कीपिंग का मतलब केवल रिकॉर्डिंग होता है। तो रिकॉर्डिंग अगर आ गया आपको, तो आप बुक कीपिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लरिकल जॉब है। ये क्या बेटा? ये एनालिटिकल जॉब, वो एनालाइज करेगा कि इसको किस जगह डाला जाए, इसको किस तरीके से क्या क्या किया जाए। ये एनालिटिकल जॉब किसका है सर? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज अ एनालिटिकल जॉब
बुक कीपिंग इज अ क्लरिकल जॉब। फिर बोला जाएगा सर स्टाफ इन्वॉल्व, इट इज डन बाय द जूनियर लेवल स्टाफ। ये कौन काम करता है? जूनियर लेवल। इट इज डन बाय द सीनियर लेवल स्टाफ। कोई दिक्कत? एक बार अच्छे से बुक कीपिंग और अकाउंट्स के बारे में जो मैंने बताया उसको एक बार वेरीफाई कीजिए, फिर आगे कोई दिक्कत हमको बोलिए, हम बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बात। चलिए बढ़ते हैं अभी आगे का टॉपिक। मेरा नेक्स्ट क्या है? बोला गया है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिएगा, अकाउंटिंग का कहां कहां फील्ड है, अकाउंटिंग का प्रयोग कहां कहां कर सकता हूं। सबसे पहले होता है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग? जो हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हो सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा होता है टैक्स अकाउंटिंग। ध्यान से सुनना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैंने क्या बताया तुमको? सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग का कहां कहां यूज होता है। सबसे पहले होता है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है सर, फाइनेंस का मतलब पैसा, मतलब जिस अकाउंटिंग में मुझे ये जानकारी पड़े प्रॉफिट कितना लॉस कितना, मुझे केवल प्रॉफिट और लॉस निकालना। ओवरऑल एक प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा लगा, टोटल इसको बनाने में इतना कॉस्ट लगा, हाँ, और इसको बेच के इतना प्रॉफिट आया, टोटल प्रॉफिट कितने का है निकालने को बोलते हैं सर फाइनेंशियल अकाउंट। आइए पढ़ते हैं। बोलोगे क्या? द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मेन पर्पस क्या है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच is to record the business transaction in a systematic manner to ascertain the profit or loss to the present the financial position of the business with the help of balance sheet। मतलब बैलेंस शीट की मदद से, इसकी मदद से बैलेंस शीट की मदद से मुझे क्या पता करना है? इसका एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट। सर मैं बैलेंस शीट केवल मांगूंगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या मांगता है कि मुझे अपना बैलेंस शीट दो। उस बैलेंस शीट में लिखा रहता है कि उसकी संपत्ति कितने की है, कितने की संपत्ति है और कितना लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब कितना लोगों का कर्जा लेके बैठा है, कितना पैसा उसने लोगों से लिया हुआ है, कितना उसको चुकाना है, और कितने की संपत्ति उसके पास है, और सर कैपिटल में मालिक का प्रॉफिट जुड़ा था, कितने का लाभ हुआ इस पूरे साल में। तो बैलेंस शीट को देख के मैं कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे से बता पाऊंगा। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सर मुझे ये तो पता चल गया मेरा कंपनी लॉस कमा रहा है, या मेरा कंपनी लॉस खा रहा है, या मेरा कंपनी प्रॉफिट खा रहा है, या प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है सर? इसमें मुझे पता करना है कि इस चीज, जैसे बंदे ने बोला कि मेरे आज बाजार गए 500 रुपया लेकर आया, मैंने उसको 200 रुपया दिया, आया मैंने उसको 200 रुपया दिया, 300 रुपया बोला सामान लग गया। सर 300 आपने टोटल जो बताया, ये क्या बताया आपने? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर 300 टोटल कॉस्ट था, 400 में बेचा, 100 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मुझे अब ये पता करना 300 कॉस्ट कैसे लगा आपका, आओ बताइए। फिर कितने का तुमने टमाटर लिया, कितने का प्याज लिया, कितने का भिंडी लिया, ये सारे चीज को तुम जब तोड़ोगे इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब मटेरियल का कॉस्ट कितना, फिर लेबर का कॉस्ट कितना, फिर ओवरहेड कॉस्ट कितना, एक बोतल बनाने में कितना कॉस्ट। ऐसे मैंने 1 लाख बोतल बनाया सब महीना भर में, महीना में टोटल मेरा कितना कॉस्ट है? सर बिजली का बिल तो महीना में आएगा, हाँ सर मेरा रेंट तो महीना में लगेगा, मेरा मशीन का डेप्रिसिएशन साल में होगा, ये सब जो चीजें वो तो एक साथ होता है, वो तो तुम पीछे तोड़ नहीं सकते हो। फिर टोटल खर्चे को एक साल में या एक महीने में मैंने कितना बोतल बनाया, हर एक बोतल में कितना कॉस्ट लगा, उसको निकालने को बोलते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग। जब तक हमको यूनिट वाइज कॉस्ट पता ना चले, क्या मैं उस सामान का भी कॉस्ट बता सकता हूँ कि मेरा खर्चा कितना लगा, मैं उसको सही प्रॉफिट ऐड कर सकता हूँ। मैं चलो बोलूँगा 5 लाख दे दो हमको, अरे बोलो 5 लाख मुझे दे कोई, तो सेल्स की बात होती है ना। आपका खर्चा हर एक बोतल में कितना लगा, आपका खर्चा कितना टोटल हुआ, वो हमको जब तक यूनिट वाइज नहीं बताएंगे तो हम निकाल नहीं पाएगा। क्या वो हमको फाइनेंशियल अकाउंट बता पाएगा? नहीं, ये तो वो ओवरऑल बताता है ना, टोटल बताता है, ये कभी यूनिट वाइज नहीं बताता। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताता है कि सामान का हर एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, सर मटेरियल कितना लगा, सर लेबर कितना लगा, सर ओवरहेड कितना लगा, सर फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, वेरिएबल ओवरहेड कितना है, ये सारे खर्चे में कैसे कैसे खर्चा लगा, कितना कितना ऑर्डर दिया, ये सारे चीज को और छोटे से छोटे यूनिट में तोड़ के बताने को, पर यूनिट का थ्रू बताने को कौन मदद करता है? कॉस्ट अकाउंट। सर तीसरा क्या है?
मैनेजमेंट अकाउंट। एक बार कॉस्ट अकाउंट रीड करता सुनिए। बोला गया है द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। सर टोटल तो हमको निकालना है, उसके साथ साथ पर यूनिट कॉस्ट, हर एक यूनिट का कितना कॉस्ट है वो भी निकालने में मदद करता है। वो यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय बिजनेस। सर एक बिजनेस हमको पर यूनिट कॉस्ट कितना दे रहा है और कितना सर्विसेज दे रहा है, उसका क्या कॉस्ट लग रहा है उसको निकालने में मदद करता है। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि सर ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं, एक एचआरएस को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर मार्केटिंग मैनेजमेंट। सर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये क्या है सर, इनटेंजिबल नेचर का है, ये दिखता नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विसेज है। लेकिन जब तक ये मैनेजमेंट काम नहीं करेगा मेरा सही से प्रॉपर अकाउंट नहीं कर पाएगा। जरा पढ़ते हैं इसको। बोला गया है सर द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज दैट असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। किस तरीके से मुझे क्या प्लान करना चाहिए, मतलब याद रखना बेटा, जब बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि मैनेजमेंट क्या होता है। सर होता है 5 मिनट्स होगा। पहले होता है प्लानिंग, फंक्शन मैनेजमेंट का। पहले प्लानिंग करोगे किसी चीज के बारे में, तो तुम प्लान नहीं करोगे क्या तो बिजनेस चालू कर सकते हो? सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। Without planning, you doesn't do anything about any concern. सेकंड क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। जैसे आपने प्लानिंग किया उसके अनुसार सामान को इकट्ठा करोगे। फिर थर्ड क्या होता है? स्टाफिंग करोगे। स्टाफिंग मींस सेलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मैंने क्या किया, मुझे शादी का पीछे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, उसके लिए मैंने प्लानिंग किया कि मेरे को 5 लाख रुपया लगेगा, ये पैसा इकट्ठा हो गया, सब कुछ हो गया, सर ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पूरा डेकोरेशन सब कुछ हिसाब कर लिए। सर जब प्लान नहीं करेंगे कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। पहले प्लान होता है ना, ब्लूप्रिंट बनाना। ब्लूप्रिंट मतलब एक ढांचा बनाना कि इस तरीके से काम करेंगे। बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्टर जब भी कोई काम करता है पहले वो ब्लूप्रिंट मांगता है इंजीनियर से। इंजीनियर एक ब्लूप्रिंट देता है कि इस तरीके से ऐसे डिजाइन जाएगा, उसके अनुसार मिस्त्री लोग काम करते हैं। जब तक ब्लूप्रिंट नहीं मिलेगा हमको हम काम नहीं। ब्लूप्रिंट क्या है? सब प्लानिंग। फिर सेकंड होता है सर आपका ऑर्गेनाइजिंग। सब प्लानिंग तो कर लिया, ब्लूप्रिंट बन गया, मुझे इंजीनियर बनना है, हाँ मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वो बोलने से तो होगा नहीं, उसके अनुसार मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज मतलब लेबर, उतना मेहनत करना पड़ेगा, उस तरीके से हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, रोज उठ के सुबह 5-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, उतना मेहनत करोगे तब ये ऑर्गेनाइज होगा। एक चीज़ों को इकट्ठा करना, जैसे आपने प्लान किया उसके अनुसार चीज़ों को क्या करना, बनाना, टाइम टेबल बनाना, प्लानिंग है आपका। फिर उसके अनुसार उसको रिक्रूट करना, उस हिसाब से फॉलो करना, ये आपका क्या ऑर्गेनाइजिंग है। एंड थर्ड द स्टाफिंग, सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, कि ये बंदा ये काम कर सकता है, ये बंदा ये काम कर सकता है, मतलब अपना सेलेक्ट करो राइट काम। आपके लिए राइट टीचर सेलेक्ट करना जो मुझे ये चीज़ पढ़ा सकते हैं, मुझे क्लियर कर सकते हैं, वो सेलेक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है। और सर बनाने वाले प्रोडक्ट के लिए सही सामान कहाँ से, कौन ये लेबर ये कर सकता है, तो वो कौन सेलेक्ट करता है? सर कंपनी का बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन, वो लोग बैठता है चेक टेबल में और वो लोग रिक्रूटमेंट करता है, लोगों को सेलेक्ट करता है, तुम ये काम कर लो, तुम्हारा इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू से तुम कंपनी में एसेल करता है। वो क्या करता है? देखता है क्या आप ये प्रेशर को एसेल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आप क्या वैसा काम कर पाएंगे, क्या एक्सपर्टीज है कि नहीं, आपको नॉलेज है कि नहीं, वो सब आपका देखेगा। फिर क्या होता है सर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग। सर खाली स्टाफिंग करने से काम नहीं होगा, तुम्हें कैपेबिलिटीज है लेकिन हम तुमको अगर डायरेक्शन नहीं देगा तुम काम करना चाहेगा? बंदा में टैलेंट है लेकिन अगर उसको डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कंट्रोलिंग, डायरेक्शन जैसे दे रहा है, क्या उस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो मिसयूज कर रहा है टाइम का, वो फालतू रिसोर्स वेस्ट कर रहा है, उसको क्या करना? कंट्रोल करना। हाँ ये सब क्या है बेटा? दिस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट के लिए फंक्शन बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या मैंने जो पूरा ग्राफ बनाया था उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, उसका हिसाब किताब रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड लास्ट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग मतलब कितना रुपया हमको सरकार को टैक्स देना है, कितना रुपया इनडायरेक्ट टैक्स है, कितना डायरेक्ट टैक्स है, उसका पूरा हिसाब रखना हम क्या बोलते हैं? टैक्स अकाउंटिंग। एक बार टैक्स में पढ़िए, the branch of is used to be a tax purpose. Income tax get are the computed on the basis of this accounting. कैसे निकालना है कि कितना इनकम टैक्स होगा, कितना क्या होगा, निकालेंगे। ये क्या है सर? सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम में को तुमसे पूछे कितने फील्ड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, बोलना देयर आर द 4 फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा टैक्स अकाउंटिंग। अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़, उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंट। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कितने पार्ट्स है, फिर अभी हम लोग का सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट। आगे जाओगे तो आगे तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर टैक्स अकाउंटिंग। ये सारे का सारा हम लोग का किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग के अंदर आता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए टॉपिक करने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे टॉपिक बढ़े।
चलिए बढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जीरोक्स में कुछ नहीं दिए हैं। देखिएगा, अगर कोई तुमसे पूछे, अच्छा दो इस वर्ड का मतलब बताना बोला, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। इसका कोई मतलब बता पाएगा हमको? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इसका मतलब सर क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि इसमें सर अगर मैं बोलूँ कि इसको क्वांटिटी मेजर करना कि कौन अच्छा है कौन खराब है, इसको मैं क्वांटिटी में अगर मेजर कर पाऊंगा, हाँ तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव का बात बोला जाएगा और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। सर क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ। क्या करता हूँ? मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूनिट, मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूनिट। इसका 70% अच्छा है, 30% खराब है। सर 90% अच्छा है, 20% खराब है। परसेंट में, नंबर्स में सर 10 में से 9 मिला आपको, 10 में से, जिसको मैं क्वांटिटेटिव मेजर कर सकता हूँ। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसको मैं कार्डिकल मेजर बोलता हूँ। क्या बोलते हैं? कार्डिकल। मतलब न्यूमेरिकल में, किसमें? न्यूमेरिकल मेजर्स। एक होता है ऑर्डिनल, इसको बोलते हैं, और ये क्या होता है? क्वालिटेटिव। मतलब उसको इसको क्या बोलते हैं? इसमें ये न्यूमेरिकल मेजर नहीं होता। मैं बोलूंगा सर ऑर्डिनल मेजर है। ऑर्डिनल मेजर का मतलब होता है वी आर नॉट टू बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूनिट, वी आर मेजर इन टर्म ओनली द केस ऑफ क्वालिटी। सर इट इज नाइस, इसको हम लोग न्यूमेरिकल मेजर नॉट मेजर इन टर्म ऑफ यूनिट। यूनिट में मेजर मैं नहीं करता, मैं खाली बोलता सर इट इज गुड, सर नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बोला ना, इससे बोला शब्द नहीं है, मार्क्स में नहीं बोलते। सर बहुत अच्छा लगा, सर अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा, सर ठीक ठाक था, सर अच्छा था, गुड था। मतलब दिस टर्म ऑफ यू आर यूजिंग, बट यू आर नॉट टू बी से दैट द टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, न परसेंटेज। मतलब जहां पर तुम बोलोगे न्यूमेरिकल में कि 70% अच्छा था, सर 100% मजा आ गया, हाँ, लेकिन जहां पे मैं ऑर्डिनल मेजर की बात बोलूंगा, वहां तुम क्या बोलोगे? इट इज अ not measure in term of unit and the values, it is we say that good, nice, very good, excellent, मजा आ गया, बहुत दिल खुश हो गया, बहुत माइंड ब्लोइंग, कुछ भी बोलो। लेकिन जब तुम यहाँ बोलो सर इसको हम मेजर यूनिट में नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे क्या है? ऑर्डिनल मेजर। इसमें क्वालिटेटिव, क्या बोलूंगा सर? ये क्वांटिटी है, इसको मैं यूनिट में मेजर कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वालिटेटिव है, इसकी क्वालिटी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यूनिट में मेजर नहीं कर सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। यूनिट में मेजर नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर है? मैंने सिंपल बोला क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको मैं नंबर ऑफ यूनिट में मेजर कर सकता हूं, और क्वालिटेटिव का मतलब जिसको मैं नंबर ऑफ यूनिट में मेजर नहीं कर सकता। जिसको नंबर ऑफ यूनिट मेजर करूंगा वो क्या है? क्वांटिटेटिव। मेजर नहीं कर पाऊंगा वो है क्वालिटेटिव। क्लियर है? नंबर ऑफ यूनिट मेजर होने को क्वांटिटेटिव बोलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट मेजर नहीं होने को क्वालिटेटिव बोलते हैं। राइट है? इसमें बोलते हैं कार्डिनल मेजर का मतलब जिसको यूनिट में 1 2 3 4 5 नंबर में क्या बोलूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 जिससे नंबर होगा उसको बोलेंगे कार्डिनल मेजर। और जहां न्यूमेरिकल टर्म में, और इसमें न्यूमेरिकल टर्म नहीं हो सकता, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक ठाक था, ये टर्म यूज हुआ जिससे नंबर नहीं बोल सकता, उसको बोलेंगे ऑर्डिनल मेजर। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत है? मैं क्यों, देखो मैं अकाउंट्स के टॉपिक नहीं, इससे रिलेटेड जो टर्म्स आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन भी करते रहो। ये इकोनॉमिक्स में है जो टर्म यूज किया गया, वहां पूरा एक्सप्लेनेशन मैं वहां से भी वर्ड को निकाल लिया, मैं दोनों को पहले एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ कोई दिक्कत है समझने में? समझ में आया? चल, जब ये समझ में आपको आ गया होगा तब मैं बढ़ता हूं इसके नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्या है सर? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? पहला रिलायबिलिटी। सर क्वांटिटी बोला कि क्वालिटी बोल रहा है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब नंबर ऑफ यूनिट मेजर नहीं करना है। बोला जा रहा है सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट इज एबल टू डिपिक्ट अ क्लियर व्यू ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज।
सब सबसे पहले याद रखना बेटा, रिलायबिलिटी क्या होता है, दूसरा क्या होता है, रिलेवेंस, थर्ड क्या होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी. There are the four qualitative characteristics of accounting information. Accounting information का 4 तो characteristics होता है. कौन सा characteristic? Qualitative, not quantitative. सब पहले reliability पढ़ते हैं. बोला गया it implies that information must be factual and verified and free from it. सर reliable है मतलब तुम इसमें भरोसा कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, ये वेरीफाइड है, ये जिससे कोई तुम प्रोडक्ट खरीदे हो जिससे 100% वेरीफाइड, मतलब तुमको जांच नहीं करना है. फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इसके मैन्युफैक्चरिंग रूम में जाकर वहां पर उसने वेरीफाई किया, उसने सर्टिफिकेट लिया है हाँ कि ये वेरीफाइड है, इसके प्रोडक्ट को खाने से आपको कोई हार्म नहीं होगा. इसीलिए कहा जाता है कभी भी कोई प्रोडक्ट खाओ, कौन सा प्रोडक्ट खाओ, जो पैक्ड प्रोडक्ट हो वो 100% वेरीफाइड रहता है, वहां पर मार्क रहता है, एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, वो सब कुछ रहता है, तो उसके अनुसार आपका हेल्थ को नुकसान नहीं हो. और जब फास्ट फूड खाते हैं, रास्ते का सामान खाते हैं, वो तो वेरीफाइड नहीं हो सकता, वो तो कौन सा तेल में डाल के दे रहा है, तो आपका फूड पॉइजनिंग हो सकता है आपको. लेकिन जो भी बाकी प्रोडक्ट होते हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सेटिस्फाइड होते हैं. इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार एक कमेटी होती है, इसका नाम होता है फूड एंड स्टाफ डिपार्टमेंट. वो लोग क्या करते हैं, छापा मारता रहता है और देखता है कौन से प्रोडक्ट उसमें कुछ हाइजीनिक प्रोडक्ट है कि उससे ह्यूमन के कंजम्पशन में कोई फर्क और नुकसान बॉडी में नहीं होना चाहिए. ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं, वही प्रोडक्ट पैक हो सकते हैं, उसी का ब्रांड बन सकता है, वही ब्रांड लॉयल्टी कहलाता है. तो ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो कभी भी उसमें रिलायबिलिटी तुम कर सकते हो. तो सर ये क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का. अगर तुम्हारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है मतलब तुम्हारे खुद पे विश्वास कर सकता हूँ कि तुम्हारा कंपनी ऑडिटेड है, वो चेक्ड है, मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर दिया गया, सीए का साइन है मतलब कॉपी सही है. मान लो तुमको कोई दोस्त कॉपी जैसे चीजें साइन किया हुआ है, तुम आराम से छापोगे, टीचर साइन कर दिया हुआ सही है. अब ये टीचर लोग होता है कि जो ऐसे साइन मारता बिना पढ़े, वो नहीं करना चाहिए कि आपके सिग्नेचर का कीमत है, तो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए गलती की नहीं है, वो वेरीफाई करना. टीचर ध्यान देता रहता है, नीचे पढ़ते पढ़ते एक बार ऊपर नीचे हेडिंग पढ़ता रहता है कि कुछ गलती है, छोटा मोटा गलती चल सकता है, लेकिन मेन जो मुद्दा वो सही होना चाहिए. वो टीचर रिलायबिलिटी, वो भरोसा कर सकते हैं आप. बोला जाता है सर ये रिलायबिलिटी का मतलब इसमें एरर नहीं है. क्या है सर, इसमें कोई एरर गलतियां नहीं. ठीक है. बोले सर रिलेवेंस क्या है सर, बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्राइज. मतलब सर ये रिलेवेंस है जिसकी चीज के लिए तुम काम कर रहे हो, वो काम के लिए तुम्हारा ये इन्फॉर्मेशन वो मदद कर देगा. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिस चीज तुमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट जानना ना. कोई बिजनेस करने वाला मैंने क्या चाहता है कि वो कितना लाभ, इस साल मैंने खट के जो मेहनत किया उस मेहनत का लाभ कितना हो, तो वो क्या बताता है सर, रिलेवेंस. ये रिलेवेंस है कि नहीं, ये मुझे सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, ये कौन बताता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. फिर बोला सर अंडरस्टैंडेबिलिटी. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इतना क्लियर होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए, डेटा पूरा नहीं होना चाहिए जिसमें आपको क्लियरेंस हो जाए, आप अंडरस्टैंड कर पाए इजीली. आपको इसको इंटरप्रेट करने के लिए कोई और आदमी जरूरत नहीं पड़ेगा. क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगा तो उसमें लिखा है कि मेरा लैंड बिल्डिंग 2 करोड़ का, तो दिख ही रहा है 2 करोड़ का लैंड बिल्डिंग है. तो मैं एसेट्स को, लाइबिलिटी को, प्रॉफिट को सब कुछ क्लियर दिखाऊंगा कि सामने वाला कंफ्यूज ना हो, वो आसानी से क्या कर सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी. अगर अकाउंटिंग सही से करके लिखा हूं और एक ऐड की तरह, एक कला की तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हूं, तो मुझे किसी चीज को खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगा. तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी आसानी से हो सकता है. ठीक है. ऐसा कंपेरेबिलिटी, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट लिख के देगा, तो कंपेयर कर पाएंगे. पिछले साल 2 लाख का था, इस साल 2.5 लाख का हो गया, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है. पिछले साल खर्चा 60,000 का था, इस बार खर्चा 65 का हो गया, खर्चा भी बढ़ रहा है सर. तो पिछले साल इनकम 2 लाख का था, इस बार इनकम 3 लाख का हो गया, सर इनकम भी बढ़ रहा है. तो मतलब कंपेयर करने में आपको सुविधा होगी. के बाद हाँ कंपनी अच्छी कंडीशन में, पिछले साल से इस साल हम लोग तरक्की कर रहे हैं, तो हम लोग इंक्रीजिंग ट्रेंड में, हम लोग ट्रेंड क्या हो रहा है, हर साल बढ़ रहा है. पता कैसे चलेगा, उसके कंपेरेबिलिटी को दिक्कत. क्या दिक्कत, कंपेरेबिलिटी को दिक्कत. कोई दिक्कत है यहाँ तक देखिए फिर से. फिर इसके बाद जो टॉपिक चालू करेगा वो 15 से 20 मिनट, वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सारे टर्म आएंगे. इसके बाद से अब से लेकर जिंदगी में जब तक अकाउंट पढ़ोगे ये टर्म में कंफ्यूज मत हो. ये टर्म आपका बेस है, बिल्डिंग ब्लॉक है. वो टर्म बार बार जिंदगी भर यूज होंगे, वो टर्म का मतलब आपको आना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर फंसेंगे. इसलिए आज वो टर्म क्लियर करके घर जाइए,
कि आपको कल आपको दिक्कत हो, कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ टर्म हम यूज करेंगे, उस टर्म का पढ़ते हैं। पहले होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या होता है? बिजनेस सर, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अगर कोई तुमसे पूछे कि सब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, सिंपल सा बोलना सर, एक ये दो होते हैं, याद रखना। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, एक होता है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अगर कोई तुमसे पूछे कि सर व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, द ह्यूमन डन any activity of their whole life of journey by the birth to the till death is known as a human activity. And human activity are classified in two parts, economical or non-economical activity. Sir, economical activities are those human activities in which they earn some money for the survival of this world. इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जो बंदा कोई काम करता है जिससे उसका जिंदगी चल सके, पैसा मिल सके, और अर्निंग लाइवलीहुड, अपना जिंदगी को चलाने के लिए कुछ भी काम करता है, वो क्या है? इकोनॉमिकल। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने गया, वो मेरे लिए क्या है? नॉन इकोनॉमिकल। तो मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए करता हूँ ना, इससे क्या पैसा मिल रहा है हमको? लेकिन नहीं। वही अगर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, ये लोग क्या है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी, क्योंकि उनको उनसे पैसा मिल रहा है। जो बंदा जो प्रोफेशन है उसका, कोई ना कोई काम करे जिससे पैसा मिले, वो क्या है? इकोनॉमिकल है। और जिससे पैसा नहीं मिलता वो क्या है? नॉन इकोनॉमिकल। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटी which are done by the people for their love, sympathy, sentiment, patriotism। जो अपने प्यार के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने खुशी के लिए कोई काम करता है, हाँ, वो सब क्या है? नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कोई दिक्कत है? फिर बोला सर इकोनॉमिकल एक्टिविटी टाइप का होता है केवल तीन टाइप का। अगर मैं अपने जिंदगी को चलाने के लिए केवल तीन ही काम कर सकता हूँ। पहला, या तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या तो मैं एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, या तो मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट या सर्विसेज। सर बिजनेस का मतलब सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी सामान को खरीदना और बेचना, क्या करने के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वो बिजनेस हो गया। सर प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स यू हैव सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, सम नॉलेज, सम ट्रेनिंग, सम स्पेसिफिक फ्रॉम अदर पीपल एंड यू अर्न सम मनी। सब पढ़ा रहे हैं आपको, मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ अच्छा जानकारी है, बहुत आसानी तरीके से समझा पा रहा हूँ, तो वो मेरा प्रोफेशन है। ठीक है, कोई ब्लॉगर लोग ब्लॉग बनाते हैं, हाँ, वो उसका प्रोफेशन। कुछ भी काम करो जिससे उसको पैसा मिले, वो उसका प्रोफेशन है। क्लियर है? बिजनेस का मतलब कोई सामान को खरीदना बेचना, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब दूसरे के लिए काम करना। आई एम डन द वर्क फ्रॉम अदर, किसी का काम था, उसने मुझे एम्प्लॉय किया कि तुम ये काम कर दो, हम तुमको पैसा देंगे, तो मैंने क्या किया? मैंने सर्विस दिया, मैंने अपना सर्विस उसके बदले मैंने काम किया, वो क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों का तीनों क्या? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? सर इकोनॉमिकल एक्टिविटी। मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन क्यों कर रहा हूँ? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बोला जाएगा सर बिजनेस ट्रांजेक्शन इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जो मेरे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, जिससे पैसा आए या पैसा जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम बोला था ना इवेंट और ट्रांजेक्शन का डिफरेंस। इवेंट मतलब घटना घट रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं करता। मैं कौन सा ट्रांजेक्शन बोलूँ? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जहाँ पैसे की बात हो, वैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन को बोला, जहाँ बिजनेस का बात होगा, बिजनेस से पैसा आएगा जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करूंगा। सेकंड सर अकाउंट क्या होता है? सर दूसरा का वर्ड का नाम क्या होता है? It is a record of all business transaction relating to a particular person or item. It is a T-shaped performer. सर अकाउंट का मतलब होता है इट इज रिकॉर्डेड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, सारा बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और इसका फॉर्मेट क्या होता है? टी फॉर्मेट। ऐसे टी फॉर्मेट रहता है, इधर में डेबिट इधर क्रेडिट। क्या होता है? इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं? सर अकाउंट। थर्ड होता है कैपिटल। याद रखना बेटा दो चीज, कैपिटल, चौथा होता है ड्राइंग। दो वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में याद रखना, कहीं भूलना, मुझे बताने वाला हूं। सर कैपिटल का और ड्राइंग का मतलब, सर ये दो क्या है? ये दो तो नाम है ओनर का। क्या बोलोगे?
ओनर नेम, मालिक का दो नाम होता है। कंपनी, याद है ना, मेरा बुक है, अगर मेरा बुक है, मैंने क्या बताया बेटा आपको, दो बताया सर, कैपिटल और ड्राइंग, ये दोनों का दोनों क्या है सर, मालिक का नाम है, क्या है, नेम ऑफ ओनर। एक बात याद रखना, अगर मेरा बुक है सर, रंजीत एंड कंपनी बुक है, रंजीत एंड कंपनी बुक में रंजीत का नाम दोबारा नहीं है, क्योंकि रंजीत क्योंकि मैं हूं, हाँ, मैं तो बिजनेस से पैसा लूंगा और दूंगा, हाँ, होगा, मेरे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो हो सकता है, मेरे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो सकता है, लेकिन मैं उस ट्रांजेक्शन में नहीं हो सकता, मैं उस ट्रांजेक्शन में नहीं हो सकता, क्लियर है। तो मैं जब पैसा बिजनेस में दूंगा, when a owner introduce the money in a business is known as capital, when the owner withdraw the money from a company is called drawing। जब मालिक बिजनेस से पैसा लगाएगा तब उसका नाम क्या होगा, कैपिटल। जब मालिक बिजनेस से पैसा निकालेगा तब नाम क्या होगा, ड्राइंग। अच्छा, बिजनेस से पैसा हम लगा रहे हैं, मेरे को पैसा चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, बाहर से निकालेगा सर, बिजनेस से निकालेगा, तो when money introduced in company महालक्ष्मी नमो for नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम sole trader